जो हमने पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था द्रव्य विलयन के बारे में। जैसे हमने देखा था कि द्रव्य विलयन 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य विलयन का मतलब है कि जो अवस्था होगी विलयन की वो द्रव अवस्था होगी। तो पहले मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो भी विलयन की भौतिक अवस्था होती है वही विलायक की भी भौतिक अवस्था होती है। उसका मतलब है अगर हमारा द्रव विलयन है तो उसका मतलब ये हो गया कि जो आपका विलायक होगा उसकी भी अवस्था क्या होगी, भौतिक अवस्था द्रव रहेगी। तो उसके इस तरह से हम इसको 3 अलग अलग कंडीशंस के द्रव्य विलयन हो सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाओ या लिक्विड को लिक्विड में मिलाओ या फिर गैस को लिक्विड में मिलाओ। 3 प्रकार के आपके पास आपको विलयन प्राप्त होते हैं और ये सारे जो विलयन होंगे वो क्या होंगे, आपके द्रव्य विलयन होंगे। ये द्रव विलयन रहेंगे, मतलब इनकी जो अंतिम भौतिक अवस्था होगी वो क्या होगी, द्रव अवस्था होगी। मतलब यहाँ पे ये तीनों केसेस में जो लिक्विड है वो क्या होगा, वो आपका होगा विलायक। तो ये विलायक रहेगा और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, मतलब ठोस, द्रव और गैस जो होंगे वो क्या होंगे, ये विलेय होंगे। ये तीनों जो हैं वो क्या हो गए, तीनों अलग अलग केसेस में विलय हो गए और ये क्या होगा, विलायक। मतलब द्रव विलयन है तो वहाँ पे विलायक सदैव क्या होगा, लिक्विड होगा। और जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आ गए। इसके बेसिस पे हम देखें तो हमने 3 अलग अलग तरह के हमारे पास द्रव विलयन आते हैं। ठोस को द्रव में मिलाते हैं, द्रव को द्रव में मिलाते हैं या फिर गैस को द्रव में मिलाते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के द्रव विलयन होते हैं। हम 2 प्रकार के द्रव विलयन पहले ही देख चुके हैं। कौन कौन से प्रकार के, तीसरे के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। पहला प्रकार था ठोसों का द्रव में विलयन। ठोसों का द्रव में विलयन अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मीन्स किस तरह से वो प्रभावित होता है, किन किन अवस्थाओं से प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं, जैसे ताप, दाब और जो विलेय और विलायक की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह से विलयन को प्रभावित करती है, सांद्रता को प्रभावित करती है, वो हमने पहले देखा। दूसरा केस हमने लिया गैसों का द्रव्यों में विलयन, मतलब द्रव में गैस को हम मिला रहे हैं, तो दूसरे प्रकार का विलयन हमें वो प्राप्त हुआ। अब हम तीसरे पे आते हैं, आखिरी जो है उसके बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्ट किया था। द्रव्यों का द्रव में विलयन, मतलब विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। उसमें 3 कंडीशंस हमने देखे थे कि 3 तरह के मिश्रण हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि या जब 2 द्रवों को मिलाते हैं वो आपस में अमिश्रणीय हो सकते हैं या फिर बहुत कम आंशिक रूप से मिश्रित हो सकते हैं या फिर सभी अनुपात में मिश्रित हो सकते हैं। जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो केवल इन तीनों में से लास्ट वाला हम लेंगे, जिस केस में सभी मात्राओं में जो द्रव हैं एक दूसरे में मिश्रित होते हैं, उसी को हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी को हम विलयन कहते हैं। तो भाई मिश्रण का जब एक द्रव दूसरे द्रव में मिलाया जाता है तो किस स्थिति में एक दूसरे में मिश्रणीय होंगे, जब उनके बीच के जो अंतराणुक आकर्षण बल हैं वो समान प्रवृत्ति के होंगे, तब वो सभी अनुपात में मिल जाएंगे। जब बल, मैंने पहले भी बता चुका मैं इसको, बल की प्रवृत्ति जो है अलग अलग होगी, मतलब एक पदार्थ जो अणु हैं उसमें वो ध्रुवीय है और दूसरा अध्रुवीय है, तो उनके बीच का
उनमें जो मिश्रण हमें प्राप्त होगा वो होगा अमिश्रणीय होंगे वो। और अगर मैं इस अंतराणु का आकर्षण बल एक दूसरे से भिन्न हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिमिलरता उसमें अगर है तो उसमें वो थोड़ा कम मात्रा में मिश्रित होते हैं, मतलब कम मात्रा में मिश्रण उनका हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मात्रा में हम घोल दें तो वो आपस में मिल जाएंगे। तो ये हो गए 3 केसेस। और इसमें अगर हम ऊष्मा के आधार पे देखें तो उसमें भी 3 केस हो सकते हैं कि जब हम द्रव को द्रव में मिला रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ऊष्मा का परिवर्तन ना आए। दूसरा केस हो सकता है कि ऊष्मा उत्सर्जित हो। तीसरा केस हो सकता है कि ऊष्मा अवशोषित हो, मतलब ऊष्मा को वो ग्रहण कर रहा हो, उत्सर्जित मतलब निकल रही हो, और या फिर कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो। तो ये 3 केस थे। जैसे हम पिछली क्लास में हेनरी का नियम देख रहे थे कि हेनरी के नियम के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो हेनरी के नियम का सबसे पहला जो एप्लीकेशन था वो था सोडा जल या शीतल पेय जो होते हैं उसमें CO2 की विलयता को बढ़ाने के लिए हम अधिक दाब पर बंद करते हैं। अधिक, क्योंकि हमने देखा हेनरी का नियम हमें बताता है कि जितना अधिक दाब होगा गैसों की द्रव में विलयता उतनी अधिक होगी। तो वही दाब अधिक रखेंगे हम, प्रेशर अधिक रखेंगे तो सोडा वाटर जो होता है और या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या फिर ब्रिवेजेस होते हैं, कार्बोनेटेड ब्रिवेजेस होते हैं, मतलब जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं, जैसे क्या मैं बियर हो गई, उसमें भी क्या होता है CO2 घुली होती है। तो अधिक मात्रा में घोलने के लिए हम करते क्या हैं भाई, उसमें उसे हाई प्रेशर पे बंद करते हैं। उसकी जो भी बोतल होगी उसे हाई प्रेशर पे बंद करेंगे जिससे उसकी विलयता अधिक हो। दूसरा देखा था समुद्री गोताखोर जो जब नीचे जाते हैं तो उसका जो दाब होता है बढ़ जाता है, तो गैसों की विलयता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तब वो जैसे जैसे वो ऊपर आना शुरू करते हैं तो दाब में कमी आने की वजह से जो विलयता है वो घटती चली जाती है, जिससे क्या रक्त परिचालन में के मध्य जो है उनके बुलबुले बन जाते हैं। मतलब जो गैस घुली हुई है रक्त में वो क्या होगी, वो निकल जाएगी, क्योंकि दाब कम हो गया तो घुलनशीलता कम हो जाएगी और वो बुलबुलों की फॉर्म में निकल जाती है, जिससे वे अपने शरीर में अत्यधिक दर्द अनुभव करते हैं। मतलब जो पेन उन्हें फील होगा, बहुत दर्द होगा। दर्द की वजह क्या है, वो जो एयर के बबल्स बन रहे हैं, एयर के बुलबुले बन रहे हैं, जिससे इसे ये जो मेडिकल कंडीशन है इसको बोलते हैं बैंड बोलते हैं। इसे बैंड्स बन जाते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए जो गोताखोरों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है उसमें हीलियम से उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। आगे अगर हम देखें तो ये रहता है आपका ऊंचाई पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें सोचने की शक्ति जो होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो वाष्प दाब है वो कम होता है। उसके कारण वाष्प दाब कम होने के कारण जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन वहाँ कम होगी, और ऑक्सीजन जब कम होगी भाई, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो आपका सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनोक्सिया हो जाएगा। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया था कि इससे कैसे ओवरकम हम कर सकते हैं। जैसे बहुत ऊंची हाइट पर जब लोग जाते हैं, जैसे सोल्जर्स को लेके जाते हैं, तो उसमें धीरे धीरे, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत हाई ऊंचाई पे ले गए, धीरे धीरे उनको ले जाया जाता है ऊपर की तरफ। कुछ दिन पहले उनको स्टेबलाइज किया जाता है तो एनोक्सिया हो जाएगा उनको। अब आगे हम एक प्रश्न देखते हैं, सड़े हुए अंडे वाली गैस। सड़े हुए अंडे से कौन सी गैस निकलती है? H2S निकलती है। उसका गुणात्मक विश्लेषण में कमी आती है। तो अगर हम देखें
इसके में हमें उसकी जल में विलेयता दी हुई है 0.198। 198 जो है मीन्स विलेयता है। जो कंडीशन दी हुई है आपको वो है STP की, STP की कंडीशन। ये जो कटा हुआ है इधर वो क्या है, STP की कंडीशन है आपकी। तो STP की कंडीशन में हेनरी स्थिरांक का मान हमें ज्ञात करना है। हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास हेनरी इक्वेशन है, P = KH × X। X है मोल अंश, KH है हेनरी कांस्टेंट, P है प्रेशर। वही इसको रीअरेंज करेंगे तो KH क्या जाएगा, P/X। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। STP पे जो प्रेशर होता है वो होता है आपका 1 मीन्स बार प्रेशर आपका रहता है STP पे। तो 1 बार प्रेशर होगा STP पे। तो साधारण हमें दिया है कि विलेयता जो है उसकी जल में विलेयता 0.198, मतलब ये आपको दिया है, क्या दिया है, मोल अंश दिया हुआ है। जब मोल अंश दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, P प्रेशर हो गया 1, मोल अंश हो गया कितना, ये आपको दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, सॉरी प्रेशर नहीं, मोल्स दिए हुए हैं। तो मोल्स से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ये इधर हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है, ये इस पार्ट में। ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे भाई, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जो गैस है H2S गैस है उसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और तो ये H2S के मोल्स दिए हुए हैं आपको 0.198, ये लिखा हुआ होना चाहिए, NCERT का क्वेश्चन है। तो ये 0.198 मोलर सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेना, इसकी जो विलेयता है वो है 0.198 मोलर। तो हेनरी स्थिरांक की आपको गणना करनी है। STP की कंडीशन है, STP पे प्रेशर हो गया आपका 1 बार। तो भाई 1 लीटर जल में मोलरता आपको एक तरह से यहाँ पे क्या है, मोलरता दी हुई है। मोलरता का मतलब हो गया कि 1 लीटर जल में मीन्स मोलरता क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं। भाई यहाँ पे कितने हो गए, 0.198 मोल्स हो गए। मतलब जो H2S गैस है उसके 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स हैं, या 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स कितने हैं, सोल्यूशन बोलो विलायक बोलो एक ही बात है, वो है 0.198। तो Na कितना आ गया, 0.198। जो H2S की मात्रा है वो बहुत कम है, इसलिए जो प्योर जल में की जो मोल्स होंगे, 1 लीटर प्योर जल के मोल्स और सोल्यूशन में भी ऑलमोस्ट उसके सेम ही रहेंगे। तो बड़ा साधारण तरीका है, 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होता है, 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम उसको भाग कर दो, क्योंकि मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, द्रव्यमान को उसको भाग दे देते हैं आणविक द्रव्यमान से। तो जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18, तो इसको डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 55.55 या 55.56। तो ये आ गया H2S का मोल अंश या मोल प्रभाज, वो Na डिवाइड बाई Na प्लस NB। तो Na कितना है, 0.198 डिवाइड बाई 0.198 प्लस 55.5। तो यहाँ से मोल अंश आ गया 0.0035। उससे हमने क्या निकाल लिया, ये 0.0035। तो प्रेशर है 1 डिवाइडेड बाई, उसको भाग कर दिया हमने 0.0035 से। तो यहाँ से KH आ गया, KH कितना आ गया आपका 285.61, 285.61 आ गया। तो इस तरह से हम साधारणतः ये हेनरी कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। आगे आपको मोलरता और मोलरता में संबंध दिया हुआ है, क्या संबंध होता है। तो भाई मोलरता होगी M जो मास है डिवाइडेड बाई M में M जो है द्रव्यमान है, और
Ma जो है मीन्स मोलर द्रव्यमान है, या फिर जिसको हम आणविक या परमाणु द्रव्यमान बोल देते हैं। V वॉल्यूम है, आयतन है लीटर में, और स्मॉल m मोललता जो है वो आपकी होगी, ये हो जाएगी आपकी मोल्स 1 kg विलायक में जितने विलेय के मोल उपस्थित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। तो ये आगे WA डिवाइड बाई Ma, मतलब ये विलेय हमने लिया है तो इसमें ये एक तरह से आपका क्या हो गया, ये हो गया विलेय के मोल्स, ये इसको हम दिखा रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, आपके विलेय के मोल्स आ जाएंगे। और जब हमने WB मतलब विलायक का जो द्रव्यमान है वो आपने अगर लिया है ग्राम में, तो लेते हैं किलोग्राम में, तो उसको 100 से 1000 से भाग करेंगे तो वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया M = WA डिवाइडेड बाई Ma × 1000 डिवाइडेड बाई WB। दोनों को भाग किया तो ये रिलेशन आपके पास आ गया। ये साधारण सा रिलेशन है, इसको मेमोराइज करने की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है वो है द्रव विलायक का वाष्प दाब। तो द्रव विलायक का वाष्प दाब अगर हमें निकालना है, उससे पहले अगर हम देखें वाष्प दाब होता क्या है। भाई द्रव में द्रव का विलायक हमने लिया, 3 केस उसमें थे। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब की गणना तो आप जब भी करोगे जब तो आपको वाष्प दाब पता होगा। वाष्प दाब क्या होता है अगर हम, और वाष्पन क्या होता है, वाष्पन क्या है और वाष्प दाब क्या है, उसके लिए हम आते हैं पहले वाष्पन पे। आप देखो अगर आप अपने सपोज क्या किया, एक किसी भी बर्तन में, जैसे गिलास में आप ले लो, जल भर के रख दो, बाहर उसको रख दो धूप में आप उसको रख दोगे, 2-3 दिन आप उसको रखा रहने दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका पानी जो होगा, जो भी द्रव आपने लिया है, पानी हम मान के चल रहे हैं, पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल और भी जल्दी जो है वो उड़ जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो हम पानी लेके चलते हैं। तो भाई पानी को अगर आप धूप में रख दोगे तो क्या होगा, 2-4 दिन बाद आप अगर उसको देखोगे, अगर थोड़ी मात्रा में आपने लिया था तो हो सकता है कि वो सारा का सारा ही उड़ चुका होगा, या ज़्यादा मात्रा में लिया होगा तो उसमें से कुछ उसका जो ऊंचाई है, जो मात्रा है उसकी कम हो गई होगी। मतलब भाई पहले ज़्यादा था, भाई सपोज हमने 1 लीटर लिया तो हो सकता है वो 900 ml ही बचा हो, या किलो में मान लो 1 किलो लिया था तो 900 ग्राम ही हो सकता है वो अब बचा हो। तो जो मात्रा है उसकी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो जिस परिवर्तन की वजह से ये उसके द्रव्यमान में या फिर आयतन में कमी आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। जब हम, आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, वाष्पन क्या होता है, जब खुले बीकर में कोई भी द्रव जैसे जल, डाइथाइल ईथर अथवा इथाइल अल्कोहल को कुछ देर रखा जाता है, तब उसका आयतन घटने लगता है। यह परिवर्तन जिस विधि के द्वारा होता है उसे वाष्पन कहते हैं। यह परिवर्तन जिस विधि के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ये तो हमने देखा कि वाष्पन से होता क्या है, वाष्पन वास्तविकता में क्या होता है वो हमें नहीं पता अभी। वाष्पन वास्तविकता में क्या है कि द्रव का वाष्प अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। तो इसी में कंटिन्यू आप लिखेंगे, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रखा गया द्रव
जिसके द्वारा रखा गया द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, रखा गया द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्पन कहलाती है। वाष्पन कहलाती है। वाष्पन कहलाती है। मतलब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पन कहते हैं। अब वाष्पन जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वाष्पन की जो प्रक्रिया हो रही है, अब अगर हम देखें वाष्पन होता क्यों है, वाष्पन के होने की क्या वजह है? भाई हमने कोई भी किसी भी बर्तन में कोई भी द्रव लिया, जैसे पानी लिया, तो जो द्रव के अणु होते हैं उन सब की जो ऊर्जा होती है वो समान नहीं होती है। गति ऊर्जा जो होती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं, वो समान नहीं होती। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। जो ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले अणु होते हैं, जब वो सतह पर आते हैं, द्रव की सतह पर आते हैं, तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा होने की वजह से, पर्याप्त गतिज ऊर्जा होने की वजह से वो क्या होता है, जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है उसको तोड़ के वो बाहर सतह से बाहर निकल जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो द्रव है वो ठंडा हो जाता है। जैसे हम गर्म करें दूध को, तो गर्म करोगे आप दूध को तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है। क्यों ठंडा होता चला जाता है? क्योंकि उसमें जो जल के अणु होंगे जिनकी हाई एनर्जी है, वो क्या करेंगे, वो सतह पर जाकर वो बाहर चले जाएंगे, वायुमंडल में जाते रहते हैं। ज़्यादा एनर्जी वाले, ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले जो अणु हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा द्रव है, दूध है, जो भी है, उसकी जो ऊर्जा है वो कम होती चली जाएगी, तापमान भी फलस्वरूप कम हो जाएगा। तो ये होता है। अगर हम देखें वाष्पन मुख्यतः जो है वो निम्न घटकों पर निर्भर करता है। कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिन पर वाष्पन निर्भर करता है। क्या क्या घटक हैं? सबसे पहला है, जो वाष्पन है वो द्रव के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो पहला आप लिख लीजिए, द्रव का स्वभाव। भाई द्रव में जो अंतराणु का आकर्षण बल जितने प्रबल होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने मजबूत होंगे, द्रव के वाष्पन की प्रवृत्ति होगी वो उतनी कम होगी। जितने निम्न होंगे अंतराणु का आकर्षण बल, वाष्पन की उसकी प्रवृत्ति उतने ज़्यादा होगी। तो आप लिख लीजिए इसमें, द्रव का स्वभाव, नेचर ऑफ लिक्विड। वाष्पन अंतराणुक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। वाष्पन अंतराणुक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। वे द्रव जिसमें अंतराणुक आकर्षण बल का परिणाम कम होता है, वे द्रव जिसमें अंतराणुक आकर्षण बल का परिमाण कम होता है, उनका वाष्पन तीव्रता से होता है, और जहाँ पे ज़्यादा होगा उसका वाष्पन तीव्रता से नहीं होगा, वो निम्न गति से होगा। जैसे क्या हम लेते हैं जल, अल्कोहल और ईथर। जल में अंतराणु का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसका वाष्पन सबसे कम होगा। उसके बाद इथाइल अल्कोहल जो होगा, ये जो भी अल्कोहल होगा, अल्कोहल में आकर्षण बल जो होंगे वो जल से की तुलना में उनका जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, तो उसका वाष्पन जल से ज़्यादा होगा। और सबसे कम जो अंतराणु का आकर्षण बल होते हैं वो होते हैं ईथर में, तो उसका वाष्पन जो होगा वो सबसे तीव्र होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। आगे अगर हम देखें, देखते हैं, ये जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, भाई पहला केस हो गया द्रव का स्वभाव, और दूसरा हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल।
भाई जो सरफेस है उसका पृष्ठ है जितना ज़्यादा होगा तो अधिक ऊर्जा वाले जो अणु हैं वो सरफेस पे सतह पर उतना ज़्यादा आएंगे और जो आपकी वाष्पन की प्रक्रिया है वो उतनी तीव्र होगी। तो हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है, वाष्पन की प्रक्रिया द्रव की सतह पर संपन्न होती है, अतः द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतनी ही तीव्रता से संपन्न होती है। भाई जितना पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो जो उसकी गति है वाष्पन की उतना ज़्यादा होगी। तापमान, जो गतिज ऊर्जा है वो तापमान पर निर्भर करती है। भाई गतिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी और अणुओं का वाष्पन की प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा रहती है। तो जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ने के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि आती है। परिणाम स्वरूप वाष्पन की दर में भी वृद्धि होती है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि वाष्पन की जो गति है वो तीव्र होती चली जाएगी। तो आप ये लिख लेंगे, ये तीनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। जो ये आपको तीनों पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, उसको आप लिख लेंगे, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे भी मैंने बताया कि अगर हम खुले में रखेंगे तो जो अणु होंगे वो क्या होंगे, वो बाहर चले जाएंगे। अगर हम बंद में, जैसे ये आपको इधर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम, अगर जो भी हमारा जिस भी पात्र में हमने द्रव रखा है उसको बंद कर देंगे चारों तरफ से, तो क्या होगा भाई, जैसे हमने यहाँ पे बंद कर दिया है इसको चारों तरफ से, ये चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से जब बंद है तो यहाँ से ये जो आपका बर्तन है जिसमें द्रव रखा है वहाँ से जो अणु हैं वो उड़ तो रहे हैं लेकिन वो वायुमंडल में नहीं जाएंगे, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, वो इसी जो बंद वाला जो एरिया है वो आयतन है उसी में वो रहेंगे। तो जब हम यहाँ पे जो वाष्पन की जो प्रक्रिया होगी वो एक निश्चित समय तक होगी, एक समय के बाद वो बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब, तो पहले आप लिख लीजिए वाष्प दाब क्या होता है। जब वाष्पन की प्रक्रिया एक बंद पात्र में संपन्न कराई जाती है तब अणु खुले में पलायन नहीं कर पाते तथा पात्र की दीवार से टकराकर द्रव की सतह पर लौट आते हैं। वाष्प अवस्था में अणुओं का वाष्प अवस्था से अणुओं का द्रव अवस्था में लौटना, उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। तो वाष्प से अगर द्रव में वापस आ रहे हैं तो क्या हो गया, संघनन हो गया। जैसे जैसे वाष्पन बढ़ते हैं वैसे वैसे वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वाष्पन आगे बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या होगा, वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। उसका परिणाम क्या आ जाएगा, परिणाम स्वरूप संघनन की दर में भी वृद्धि होती है। संघनन की दर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। भाई वाष्प, द्रव से वाष्प में भी जा रहे हैं अणु और वाष्प से द्रव में भी आ रहे हैं। जो द्रव से वाष्प में जाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। और वाष्प से द्रव में आने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। एक समय के बाद क्या होगा, ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं उनका जो वेग होगा वो समान हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, शीघ्र ही संघनन की दर वाष्पन की दर के बराबर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव तथा वाष्प में एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। एक साम्य अवस्था जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम आ गया आपका, द्रव और वाष्प में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इस अवस्था में वाष्पन की दर संघनन की दर जो होगी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब द्रव दोनों की दर बराबर हो गई तो क्या हो गया,
और अधिक, जैसे मैंने पहले ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक समय के बाद जो है मैं वाष्पन की प्रक्रिया में जो है कोई परिवर्तन आना बंद हो जाता है। जितने मॉलिक्यूल, ऐसा क्यों हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल द्रव से वाष्प में जा रहे हैं उतने ही वाष्प से द्रव में आ रहे हैं। तो आगे अगर हम देखें तो ये जो है, अब हम देखते हैं वाष्प दाब किसको हम बोलते हैं। तो वाष्प दाब क्या है, बेसिकली दिए गए ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर, दिए गए ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर, दिए गए ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब, वाष्प के द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब जो द्रव की सतह पर, ये जो द्रव है उसकी सतह पर जो दाब वो लगा रहे हैं, भाई ये हमारा द्रव की सतह हो गई ऊपर, इस सतह पर जो दाब लगा रहे हैं, दाब क्या होता है, फोर्स, बल, इकाई एरिया में जो बल लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो द्रव की सतह पर जो दाब लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ये आपको दिया हुआ है वाष्प दाब क्या होता है। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा क्या था भाई, जो भी द्रव का द्रव में विलयन होगा उसका वाष्प दाब हम कैसे निकालेंगे, उसकी गणना हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक नियम दिया हुआ है, उस नियम को क्या बोलते हैं, राल्स नियम, राल्स लॉ। तो राल्स नियम के बेसिस पे हम इसका दाब ज्ञात करते हैं। उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, अभी आप इसको पढ़िए।